कैसे हो मेरे प्यारे होनहार बच्चों। मैं एक बार फिर से सभी का वेलकम करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है? तो ऐसे लॉज जो कि किसी रिएक्शन पर अप्लाई होते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि जो भी हमारा रिएक्शन है वो जिस नियम और कानून के हिसाब से चलता है वही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो यहाँ पे 6 तरह के लॉज लिखे हुए हैं, इन्हीं को हमको एक एक करके पढ़ना है। तो आइए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो लिख लीजिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, that is, in all physical and chemical change, in all physical and chemical reaction लिख लो, in all physical and chemical reaction total mass of reactant बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज करो कि हमारा कोई रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा हमारा? मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B बराबर, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, बराबर मास ऑफ C प्लस मास ऑफ डी। यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इस पर। हो गया ये? चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, ऑन डिकम्पोजिशन 5 ग्राम KClO3 produces 2 gram oxygen gas, 2 gram oxygen gas. Find out mass of produced KCl। तो KClO3 के जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो क्या देता है ये हमको? तो ये हमको देता है 2 KCl प्लस 3 O2। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ ये 5 ग्राम है। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट यानी ये KClO3 बराबर मास ऑफ दिस प्लस मास ऑफ दिस। तो ये हमको दिया हुआ है 5, तो 5 बराबर KCl का मास हमको निकालना है, तो MKCl प्लस मास ऑफ O2 कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से मास ऑफ KCl कितना आ जाएगा? 5 - 2 बराबर 3 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे ये लिख लेना कि गिवन बाय लेवोजियर। ठीक है, गिवन बाय लेवोजियर। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर उसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये है गिवन बाय प्राउस्ट। और क्या होता है इसका स्टेटमेंट? तो लिख लो, ए केमिकल कंपाउंड always contains same element
combined together in a fixed proportion by mass, fixed proportion by mass, and this proportion does not depend on the method by which the compound is formed या obtained, compound is obtained। देखो इसका मतलब ये है स्टेटमेंट का कि हमारा कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, उसमें जो एलिमेंट हैं उनका जो मास का रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हमारा ये CO2 है, हमको पता है CO2 में क्या ये 12 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, यानी यहाँ पे क्या है 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है। अगर मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन करें, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का हम रेशियो लें मास का, तो कितना निकल के आएगा ये 12/32 या फिर 3/8। तो देखो कहीं से भी ये CO2 में मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो 3/8 है। अब ये CO2 कहीं से भी आया हो, किसी भी रिएक्शन में CO2 प्रोड्यूस हुआ हो या किसी भी रिएक्शन से किसी भी मेथड से हमने CO2 को प्राप्त किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलवेज क्या होगा, हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा किसी भी सैंपल ऑफ CO2 में, वो हमेशा क्या होगा 3/8 ही होना है। जैसे मान लीजिए हमारा CO2 प्राप्त करने का बहुत तरीका है, ये यहाँ से भी CO2 मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो 3/8 है। अब CH4 का अगर हम कंबशन कराते हैं तो यहाँ से भी हमको CO2 मिलता है, यहाँ से भी हमको CO2 मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी जो CO2 है इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा 3/8 होगा। इस बात से फ़र्क नहीं कर पड़ता कि CO2 यहाँ पर देखो इस मेथड से पाया गया था, यहाँ पे CO2 इस मेथड से पाया गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। CO2 कहीं से भी बना हो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो ऑलवेज क्या होगा 3:8 या 3/8 होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम हीट करा रहे हैं, यहाँ से भी CO2 मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी जो होगा हमारा 3/8 ही होगा कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो। ऑलवेज क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। इसी वजह से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ये। चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं। चलिए तो एक सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2.7 ग्राम कॉपर ऑक्साइड ऑन कंप्लीट रिडक्शन produces 2.16 ग्राम कॉपर। ठीक है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट या इन अनदर सैंपल, इन अनदर एक्सपेरिमेंट दूसरा सैंपल लिया गया हमारा कॉपर ऑक्साइड का 1.15 ग्राम CuO ऑन कंप्लीट रिडक्शन produces 0.92 ग्राम कॉपर। ठीक है, हमको क्या करना है, प्रूफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है।
तो चलिए करते हैं। यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट पहले सेंटेंस में दिख रहा है, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सेकेंड। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमको, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है कितना, 2.7 ग्राम। तो CuO बराबर 2.7 ग्राम और इसका कंप्लीट रिडक्शन होता है। तो कंप्लीट रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन कंप्लीटली निकल गया तो बचा क्या, केवल कॉपर। तो यानी कि 2.16 ग्राम इसमें कॉपर है। अब कैसे पता चलेगा कि कितना इसमें ऑक्सीजन था, तो भाई कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन पूरा चला गया तो कॉपर बचा, यानी मास ऑफ कॉपर हम घटा दें मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड में से तो मास ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 2.7 माइनस 2.16, ये आ जाएगा 0.54 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, हमें कॉपर का भी मास पता चल गया, ऑक्सीजन का भी मास पता चल गया। अब दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं मास का। तो कॉपर अपॉन ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या हो जाएगा, 2.16 अपॉन 0.54, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं हमारा कॉपर ऑक्साइड कितना दिया हुआ था। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा था 1.15 ग्राम और इसका भी कंप्लीट रिडक्शन होता है तो 0.92 ग्राम हमको कॉपर देता है। तो कॉपर है 0.92 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना ऑक्सीजन रहा होगा, तो कंप्लीट रिडक्शन कराए तो सारा ऑक्सीजन निकल गया, बचा क्या, कॉपर। तो इसमें से अगर हम कॉपर का मास, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का मास घटा देंगे तो ऑक्सीजन का मास पता चल जाएगा। यानी ऑक्सीजन कितना था, 1.15 माइनस 0.92, ये बराबर आएगा 0.23 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से कॉपर और ऑक्सीजन का फिर से मास रेशियो लेंगे, कितना आएगा, 0.92 अपॉन 0.23, ये भी आ रहा है 4:1। यानी ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था जिसमें कॉपर ऑक्साइड का क्या था, कोई सैंपल हमने लिया, उसका अमाउंट भी अलग था, और ये दूसरा है, दूसरा सैंपल कॉपर ऑक्साइड का, उसका अमाउंट भी कुछ और था। अब दोनों ही केस में, दोनों ही में हमने कॉपर और ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। फिर दोनों ही एटम का हमने क्या लिया, एलिमेंट का क्या लिया, हमने मास का रेशियो ले लिया। तो मास का रेशियो यहाँ भी 4:1 आ रहा था, यहाँ भी 4:1 आ रहा था। तो यही प्रूफ करता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, इसको नोट कर लो। तो अगला है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन। ये क्या कहता है हमसे, तो लिख लीजिए, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of another element bear a simple ratio to one another। तो एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पर जो दो एलिमेंट हैं वो मिलकर एक से अधिक तरह का कंपाउंड बनाएंगे, तब वहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा। अब इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, दो तरह का कंपाउंड बनाते हैं, एक H2O और H2O2, दो तरह का कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पर देखिए H2O में क्या है हमारा, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। H2O2 में क्या है हमारा, H2O2 में 2 ग्राम हमारा हाइड्रोजन है और 32 ग्राम हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखिए हमको क्या करना है, देखो शब्द को ध्यान से पढ़ो। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें से एक का तो मास हमको फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। तो क्या करें यहाँ पर, चाहे हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का, दोनों में से किसी एक का, दोनों ही कंपाउंड में हम क्या करें, मास फिक्स कर दें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन दिख रहा है हमको दोनों ही केस में, दोनों ही कंपाउंड में। तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ग्राम पहले ही से फिक्स है तो हम इसी को फिक्स मान लेते हैं। अब 2 ग्राम हमने, अगर मास मान लो किसी का भी मास फिक्स नहीं होता, ना हाइड्रोजन का ना ऑक्सीजन का, तब हम क्या करते, फिर भी हम किसी एक को फिक्स करते और उसके वजह से दूसरे का भी मास को हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 2 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स हो गया। अब 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए देखो यहाँ पर H2O में 16 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है और H2O2 में 32 ग्राम
ऑक्सीजन मिल रहा है। अब इसी 16 ग्राम और 32 ग्राम का हमको रेशियो लेना है, यानी 16:32। ये कितना आ जाएगा 1:2। देखो सिंपल रेशियो मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, फिक्स्ड कर दिया किसका मास, हाइड्रोजन का मास हमने 2 ग्राम फिक्स कर दिया। अब उसके लिए क्या आ रहा है, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। यहाँ पे अनदर एलिमेंट क्या था हमारा, हाइड्रोजन, जिसका मास हमने फिक्स कर लिया, और डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट यानी ऑक्सीजन का डिफरेंट मास मिला हमको। एक में 16 ग्राम मिला, 2 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स कर दिया हमने, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन मिला और 32। अब इसी 16 और 32 का जो रेशियो हम निकालेंगे वो एक सिंपल रेशियो आएगा। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारा कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है हमारा 12 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन तो पहले ही से फिक्स दिख रहा है, हम इसको फिक्स कर दें तो ये 16:32 आ जाएगा, फिर से 1:2 का रेशियो। लेकिन इस बार हम क्या करें, इस बार हम ऑक्सीजन का चलिए मास क्या करें, फिक्स करके देखते हैं, कार्बन का ना करके। तो देखिए अगर हम या तो यहाँ पे देखो 16 और 32 दो जगह अलग अलग है ऑक्सीजन का मास, या तो दोनों को 16 बना दो या तो दोनों को 32 बना दो, लेकिन हमको फिक्स करना पड़ेगा। कार्बन का पहले से फिक्स है, लेकिन हम कार्बन को इस बार नहीं ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन को फिक्स करना चाह रहे हैं। तो चाहे ऑक्सीजन का मास 16 कर दो दोनों में, या दोनों में 32 कर दो। तो हमने डिसाइड किया दोनों में 32 करने का। तो ये तो पहले से 32 था, तो इसको तो छेड़खानी करने की ज़रूरत है नहीं, इसको हमको करना है। अगर हमको इसको 32 बनाना है तो यहाँ पर भी ये 24 हो जाएगा। तो नया हमको मिल गया ये 24 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये हमको नया मिल गया। अब इसमें और इसमें चलेगा कहानी। अब देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन इधर, 32 ग्राम ऑक्सीजन इधर, फिक्स हो गया ऑक्सीजन का मास। अब फिक्स्ड मास, एक एलिमेंट का हमने मास फिक्स कर दिया ऑक्सीजन का। अब अलग अलग मास मिलेगा हमको दोनों ही केस में, दोनों ही कंपाउंड में कार्बन का कितना मिलेगा, यहाँ पे 24 ग्राम और यहाँ पे 12 ग्राम। अब इसी का हमको रेशियो लेना है, तो 24:12 कितना आ जाएगा, देखो 2:1 आ रहा है। एक सिंपल रेशियो आ रहा है। या तो हम ये भी कर सकते हैं 12/24, तो 1/2 आ जाएगा। दोनों ही तरीके से करेंगे तो सिंपल रेशियो आएगा। तो एक का हमने मास फिक्स कर दिया, तो दूसरे का जो मास का रेशियो निकाला वो एक सिंपल रेशियो आ रहा है। यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कई तरह के कंपाउंड बनाते हैं, कई तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए कैसे, ये बनाता है N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो यहाँ पे देखो N2O के केस में नाइट्रोजन 28 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। यहाँ पे कितना है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 16 ग्राम। N2O3 में क्या है, 28 ग्राम हमारा नाइट्रोजन है और 48 ग्राम हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पे देखो N2O4 में 28 ग्राम नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, 64 ग्राम। यहाँ पे नाइट्रोजन 28 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 80 ग्राम। अब देखो हमको क्या करना है, चाहे नाइट्रोजन का पांचों केस में कोई एक मास फिक्स कर दो, या ऑक्सीजन का पांचों केस में क्या करो, मास फिक्स कर दो। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, 16, 48, 64 काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का क्या है, यहाँ पर सब में 28 है, केवल यहाँ पे 14 है। तो 14 वाले को भी 28 करो। अगर हम इसको 28 करेंगे यानी 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो साथ साथ इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का भी मास क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब हमने 28 पर क्या किया, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, तो ऑक्सीजन का क्या क्या मास मिलेगा हमको, 16,
32, 48, 64 और 80, इसी का हमको रेशियो लेना है। 16:32 48 64 80 और यही किसके बराबर आएगा 1:2:3:4:5। एक सिंपल रेशियो मिल रहा है। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको नोट कर लो। अगला हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिचटर। क्या कहता है ये हमसे, तो लिख लीजिए द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट विच कंबाइंड separately with a fixed mass of the third element is either same or some simple multiple of the ratio of the masses in which first two element combined directly with each other। तो देखने में काफ़ी खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड सा आपको स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आसान है। बस एक बार समझने की कोशिश करनी है हमको अच्छे से, ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट कह रहा है, यानी कि यहाँ पर हम 3 एलिमेंट लेने वाले हैं। यानी 3 एलिमेंट के केस में हमारा क्या लगता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगता है। इसके पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता था, 2 एलिमेंट होते थे। यहाँ पर 3 एलिमेंट है, लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट होते थे और दोनों मिलके 2 या 2 से अधिक तरह का कंपाउंड बनाते थे। तो कहीं पर भी अगर 3 एलिमेंट दिखे तो समझ लो कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट कैसा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई भी एलिमेंट 3 एलिमेंट हम कहीं से भी उठा के ले लें, उसके लिए भी कुछ नियम कानून है इसमें। अब देखिए कौन से 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो लिख लीजिए द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट विच कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। यानी फर्स्ट 2 एलिमेंट कंबाइन करना चाहिए थर्ड एलिमेंट के साथ, यानी पहला वाला भी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो भी थर्ड एलिमेंट के साथ मिलके कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाना चाहिए। यानी पहला और दूसरा कंपाउंड हम सपोज करो क्या ले लेते हैं, कार्बन ले लिया हमने, ऑक्सीजन ले लिया और ये तीसरा एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। अब देखिए कार्बन यानी पहला और तीसरा एलिमेंट कंबाइन करके कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, तो सही बात है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके CH4 बनाते हैं। उसी तरह दूसरा और तीसरा मिलके भी बनाना चाहिए, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बनाते हैं H2O। अब क्या है, लास्ट लाइन को कुछ देखो यहाँ पे, फर्स्ट 2 एलिमेंट कंबाइंड डायरेक्टली विथ ईच अदर, यानी पहला और दूसरा भी क्या है, एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाना चाहिए। तो सही बात है, पहला और दूसरा यानी कार्बन और ऑक्सीजन भी मिलकर CO2 तो बनाते हैं। तो कैसे 3 एलिमेंट हमको लेने हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में, ये हमने सीख लिया। ठीक है, पहला वाला भी तीसरे के साथ मिलना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, दूसरा वाला भी तीसरे के साथ कुछ ना कुछ बनाना चाहिए कंपाउंड, और पहला और दूसरा भी एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ कंपाउंड बनाना चाहिए। ये हमने 3 एलिमेंट चूज कर लिया। अब देखते हैं कि असली मुद्दा है क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर। तो देखिए द मासेस ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट विच कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। अब देखिए पहला और तीसरा मिलके CH4 बना रहे हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना है, ये है 12:4। और दूसरा और तीसरा मिलके H2O बना रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना है, तो ये है हमारा 16:2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन, जिसका मास CH4 में 4 ग्राम है, और हाइड्रोजन का मास यहाँ H2O के केस में कितना है, 2 ग्राम है। तो सबसे पहले तो हमको हाइड्रोजन का मास फिक्स करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 4 ग्राम हाइड्रोजन कर लेते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को 4 बनाना है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ भी ये 16 से 32 हो जाएगा, तो 32:4 हो जाएगा ये। ठीक है, 32:4 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 4 ग्राम इधर फिक्स कर लिया, 4 ग्राम इधर फिक्स कर लिया। अब ये 4 ग्राम फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। अब ये 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए यहाँ के लिए ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम, और 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए CH4 में कार्बन कितना है, 12 ग्राम। यानी कि यहाँ अभी मैं फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा। फर्स्ट और देखो यहाँ CH4 में 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 12 ग्राम कार्बन, और H2O में
4 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि फिक्स्ड मास हमने कर लिया हाइड्रोजन का। अब फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम करने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ जाएगा मास का, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 12:32, 12:32, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 3:8। ठीक है, 3/8 आ गया। अब ठीक है, अब देखिए, अब फर्स्ट और सेकंड में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या है, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, कितना हो जाएगा 12:32, 12:32 यानी 3/8। ये भी क्या आ रहा है 3/8 आ रहा है, 3:8। अब देखिए, अब यही जो रेशियो हमको मिल रहा है, ये क्या कह रहा है, विथ फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट इज आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस। यानी कि ये जो रेशियो हमने निकाला है और ये जो पहला और दूसरा मिल के जो कंबाइन कर रहे हैं, पहला और दूसरा मिल के जो कंपाउंड बना रहे हैं, वहाँ पे जो मासेस का रेशियो है दोनों एलिमेंट का, वो उसका रेशियो और ये जो रेशियो वो दोनों सेम होना चाहिए या फिर कुछ मल्टीपल प्रोपोर्शन होना चाहिए इसका। ठीक है, तो देखो 3:8 यहाँ भी है, 3:8 यहाँ पर भी है, दोनों का हमको क्या दिख रहा है, रेशियो सेम दिख रहा है, यानी दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, तो देखो ये दोनों रेशियो सेम आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये रेशियो निकालने के बाद और ये निकालने के बाद एक काम करो, दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो कर दो, तो 3:8 अपॉन 3:8, ये क्या आ जाएगा 1:1 आ रहा है, एक सिंपल रेशियो आ रहा है। तो ये अपॉन ये एक सिंपल रेशियो आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हो गया, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तीन एलिमेंट हम फिर से लेते हैं। कौन से 3 एलिमेंट लें हम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमने ले लिया। अब देखो, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। पहला दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड बनाता है जिसे हम H2S बोलते हैं, और दूसरा भी तीसरे के साथ कंपाउंड बनाता है H2O, और पहला और दूसरा भी मिलके SO2 बनाता है। ठीक है, SO2। अब देखिए, पहला और तीसरा में H2S बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर का क्या रेशियो है, तो 2/32, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, तो ये है 2:16। अब यहाँ पे देखो, थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हमको मास फिक्स करना है। तो देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन हमको दिख रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए सल्फर यहाँ पे कितना दिख रहा है, 32 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है, 16 ग्राम। तो सल्फर और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना आ जाएगा, इसमें और इसमें, अभी फर्स्ट और सेकेंड की मैं बात नहीं कर रहा, सल्फर और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना आ जाएगा, सल्फर और ऑक्सीजन का मास रेशियो आ जाएगा हमारा 32/16, यानी 2/1। ठीक है, 2/1 या 2:1 आ गया। अब पहले और दूसरे को देखो, पहले और दूसरे में SO2 बना रहा है, इसमें क्या रेशियो है, सल्फर 32 और O2 भी 32, यानी 32:32, ये कितना आ जाएगा 1:1, 1:1। ये एक सिंपल, ये एक रेशियो मिल गया हमको 1:1। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, देखो दिस अपॉन दिस कर दो, सिंपल, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दिस अपॉन दिस रेशियो कर दो, यानी 1/1 ये है, अपॉन में 2/1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1/2, एक सिंपल रेशियो है, यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा अच्छे से, आसान है।
अगला है हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गिवन बाय गैल-लुसैक। क्या कहता है ये? एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ गैसियस रिएक्शन रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। गैसियस रिएक्शन के लिए अप्लाई है ये, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एग्जांपल। हमारा ये गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा एक गैसियस रिएक्शन है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है? इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है। अब ये देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 इसका 1 यानी दोनों का सेम है। सेम होने का मतलब ये है कि दोनों का जो सेम वॉल्यूम क्या होगा, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। और इसके आगे 2 है यानी ये 1 ये भी 1 ये 2 यानी जितना वॉल्यूम इसका और जितना वॉल्यूम इसका यूज़ हो रहा होगा, दोनों का सेम यूज़ हो रहा होगा और उसका दोगुना वॉल्यूम HCl क्या होगा? प्रोड्यूस्ड होगा। यानी अगर हम कहें कि अगर 1 लीटर H2 रिएक्ट कर रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि 1 लीटर Cl2 भी यूज़ हो रहा होगा और 2 लीटर हमारा HCl बन रहा होगा, ठीक है। अगर हम कहें 50 ml H2 हमारा रिएक्ट कर रहा है तो 50 ml ही हमारा क्या होगा? Cl2 भी यूज होगा और 100 ml यानी दोगुना 100 ml HCl क्या होगा? प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। हो गया। चलिए अब इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिएक्शन में। जैसे मान लो ये हमारा रिएक्शन है, जैसे ये हमारा है, ठीक है। एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है। अगर किसी एक का वॉल्यूम दे दे, अगर हमको मान लो इसी का वॉल्यूम दे दे, N2 का मान लो 10 ml यूज हो रहा है तो 1 फिर 3 है यानी इसका 3 गुना, यानी इसका कितना वॉल्यूम यूज हो रहा होगा? 30 ml, ठीक है। और ये 1 का 2 गुना है तो 10 ml का क्या हो जाएगा? 20 ml यानी 20 ml हमारा NH3 क्या होगा? प्रोड्यूस्ड होगा। यही होता है हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अब इस पे सवाल देख लेते हैं। तो सवाल है हमारा, रिएक्शन हमको दिया हुआ है, इस रिएक्शन के लिए क्या हमसे कह रहा है? लिखा हुआ है कि एट STP at STP for 20 ml H2 find required volume of Cl2 and produced वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 2, अगर 20 ml H2 दे रहा है तो 20 ml के लिए 20 ml ही Cl2 रिक्वायर्ड होगा और 40 ml HCl बनेगा। यानी कि 20 ml Cl2 इज रिक्वायर्ड एंड 40 ml HCl इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। 40 ml क्या होगा? HCl प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। हो गया। चलिए अब सेम रिएक्शन के लिए ही अगला क्वेश्चन है हमारा। STP दिया हुआ है, बोल रहा है इफ 30 ml H2 and 20 ml Cl2 is initially present, find produced वॉल्यूम ऑफ HCl। HCl का क्या करना है? कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा यही हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पर HCl का हमको दिया हुआ है कितना, सॉरी H2 का कितना दिया हुआ है? 30 ml, Cl2 का भी दे दिया इस बार। अब देखिए HCl क्या हम करें? हमको पता है कि जितना हाइड्रोजन यूज होगा उसका दोगुना बनेगा HCl, या जितना Cl2 यूज होगा उसका दोगुना बनेगा HCl। तो क्या करें हम?
30 से 60 बना दें HCl को या 20 से 40 बना दें? भाई एक ही आंसर होगा ना, दो कहाँ से आ गया? तो देखो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट लगेगा। अब देखो 30 अगर हम यूज़ करेंगे H2 का, 30 यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से 60 बनना चाहिए HCl। 30 अगर हम H2 का यूज़ कर रहे हैं तो 60 HCl का बनना चाहिए। और अगर हम 20 ml Cl2 का यूज करेंगे तो 40 ml HCl का बनना चाहिए। दोनों में क्या यूज होगा? क्या 30, हमको ये तो पता है कि जितना H2 का यूज होगा उतना ही Cl2 का होगा। अगर हम H2 का 30 ml यूज करेंगे तो 30 ml हमको Cl2 का भी चाहिए। क्या 30 ml Cl2 मौजूद है? यहाँ पर नहीं मौजूद है, केवल 20 ml Cl2 का मौजूद है। तो अच्छा यही है कि हमारा क्या करें, हम 20 ml यूज करें Cl2 और 20 ml H2 भी यूज करें और 40 ml HCl बना लें, और 10 ml हमारा H2 क्या होगा, बच जाएगा। जो बचता है उसी को एक्सेस रीजेंट बोलते हैं। यही हमारा क्या है, एक्सेस रीजेंट है। एक्सेस रीजेंट, ये हमारा एक्सेस रीजेंट है। और Cl2 क्या हो जाएगा हमारा, तो Cl2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा। H2 क्या है हमारा, एक्सेस रीजेंट, जो बच जाता है, एक्सेस रीजेंट। और Cl2 क्या है हमारा, लिमिटिंग रीजेंट, LR, लिमिटिंग रीजेंट। यानी इस रिएक्शन के हिसाब से 20 ml H2 reacts with 20 ml Cl2 to produce कितना, 40 ml HCl। और 10 ml H2 क्या होगा हमारा, बचा हुआ रहेगा ऐसे ही अनरिएक्टेड, यानी 10 ml H2 रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑन कंप्लीट कंबशन produces 10 liter CO2 at STP. Find composition of mixture, यानी 3 लीटर में किसका कितना वॉल्यूम है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, कंबशन का रिएक्शन लिखो, इसका प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का। तो पहले प्रोपेन का लिखते हैं। तो चाहे प्रोपेन हो चाहे ब्यूटेन हो, अगर कंबशन कराएंगे तो CO2 और H2O बनेगा। तो इसका लिख लेते हैं हम। देखो इसको क्या करना, याद कर लेना या बैलेंस करना सभी को आता है, ठीक है। सॉरी यहाँ 4 होगा, ठीक। ये हो गया हमारा प्रोपेन। अब ब्यूटेन का करते हैं। देखो हमें याद है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, लेकिन सभी को आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, 3 लीटर मिक्सचर है तो हम क्या मान लें, हम मान लेते हैं कि प्रोपेन का x लीटर है और ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, तब हमारा 3 - x लीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर ये x लीटर है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भाई लग सकता है, हम गैस पर अप्लाई कर रहे हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम से अगर ये x लीटर है, देखो इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और CO2 का क्या है 3 है। तो अगर यहाँ पे x लीटर है तो यहाँ पे 3x लीटर होना चाहिए इसका, 3x। उसी तरह अगर यहाँ पे ये 3 - x है तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ क्या होना चाहिए, 3 - x। अब देखो ये 3x लीटर CO2 का प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ से, कंबशन ऑफ
प्रोपेन। उसी तरह 4 टाइम्स ऑफ 3 - x लीटर CO2 कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ब्यूटेन के कंबशन से। टोटल हमारा कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है? 10 लीटर CO2, यानी 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 - x कितना आ जाएगा? 10 के बराबर, यानी 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 - x बराबर 10, यानी 3x प्लस 12 माइनस 4x बराबर 10। यहाँ से x आ जाएगा हमारा 2 लीटर। x 2 लीटर आ गया, यानी हम समझ गए कि हमारा प्रोपेन कितना हो जाएगा। x हमने प्रोपेन को माना था तो वो 2 लीटर हो गया, और ब्यूटेन क्या हो जाएगा? 3 - 2 बराबर 1 लीटर। ब्यूटेन हमारा 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ये। चलिए, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अगला है और लास्ट है हमारा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या है ये? तो ये कहता है हमसे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contains equal number of molecules। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं हम एग्जांपल से। जैसे मान लो हमारा 2 गैस है NH3 और है एक हमारा CH4। इन दोनों का कंडीशन हमको दिया गया हुआ है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दोनों हैं, और अगर इन दोनों का वॉल्यूम हम सेम लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख लो, ये भी अगर मान लो 1 लीटर है और ये भी मान लो 1 लीटर है, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल जो होगा नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल के बराबर होगा। ठीक है, यानी 2 गैसेस हमारे हैं, सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, दोनों का अगर हम सेम वॉल्यूम लेंगे तो दोनों का जो मॉलिक्यूल का संख्या होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो H2 है और O2 है, ये 2 गैस हैं। अब इसको भी हम सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर। इसका भी मान लो हमने 50 ml लिया हुआ है और ये भी हमने 50 ml लिया हुआ है। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे 2 गैसेस हैं, 2 या 2 से अधिक गैस भी हैं, हो सकते हैं, और उनका वॉल्यूम सेम है, तो उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा? सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ H2 बराबर नंबर ऑफ O2। ठीक है, ये हो गया हमारा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। नोट कर लीजिए इसको। हो गया ये। चलिए, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।